नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके भाग 35 हम पहले ही सुन चुके हैं। आज 36 से शुरू करते हैं। देवी दीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवीदीन ने ना कुछ खाया और ना सोया। आज भी उसने घर आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखा लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी हो गई थी, पर इतनी गर्मी ना थी कि पसीना बहे और पंखे की जरूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवीदीन पसीने से तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लोटा हो। और जग्गू ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं। देवीदीन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिल्लम रखने की ना पूछती थी। देवीदीन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदस्य नजरों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिल्लम ना पीऊंगा। तो मुंह हाथ धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कहीं देवीदीन झुंझला ना पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवीदीन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृतांत कह चले। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो तुमने कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवीदीन ने पंखिया तो दे दी। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवीदीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगी। देवीदीन, अभी नहीं छुट्टी मिल ली जाती, यही बयान दीवानी में देना होगा। और अब वह वहां आने ही क्यों लगेंगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर है डॉक्टर पक्का मतलबी, 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10 12-12 साल की सजा मिली। इसके बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितने ही जिरह करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए। अब तक भी ना बचेगा, अब एक भी ना बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं किया, इसका हाल देवे जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था। हमें बड़ा धोखा हुआ। जग्गू ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलबी तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। देवीदी ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे, उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था, जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवीदीन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवीदीन है ना? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं, जिन्हें शतरंज के इनाम मिला था। यह उन्हीं का खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया, तो मैं जाऊं ना? ये कहता हुआ वह चला गया। देवीदीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा, बैठो। कब आए घर से? गोपी ने एक खटिक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा ही बोला, आज ही तो आया हूँ, भाभी भी साथ है, धर्मशाले में ठहरा हुआ हूँ। देवीदीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ लाओ। नब ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है, अगर आराम से रहो
धर्मशाला में क्यों पड़े रहोगे? नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चला गया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भरकर रख दिया, फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी पहनी, गहने पहने और बन ठन कर बहू की तरह राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साफ भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झुझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पर पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे ना बेटी, आज 15 रोज से घर सूना पड़ा हुआ है, हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो ना बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें ना मालूम होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दीन भी ऊपर आ गया और बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए? वहां तो उन पर कोई मामला है ही नहीं, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दीन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसों का मामला था। जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वह कोई बात ना थी, जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गए हैं, उसी वक्त पहुंचा दी। यह व्यर्थ घबराकर वहां से चले गए, फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक ना दी। देवीदीन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम, बार बार समझाया कि घर खत भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही ना थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल रहा है। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का आश्चर्य जालपा से छिपाना था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उनसे छिपी ना थी। सरकार गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह प्रलोभन दिए जाते हैं, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोटते हैं, यह उसे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ाए जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वह कायर है, पतित है, भैया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज की शत्रुओं तो से भी उतना ही हेय है जितना किसी अन्य क्षोभ में ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने लिए किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती, निंदा होने पर आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे ना लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास ना आया। अवश्य कोई ना कोई और बात होगी जिससे रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सच जाती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई कोई बात हो गई थी? देवीदीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं, यहाँ वह मेरे साथ ही प्रयागराज से आए। जब से आए यहाँ से कहीं गए नहीं, बाहर निकलते ही ना थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहा है, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को
खटका हुआ उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे थाने में पहुंचा। दारोगा पहले से तो रिश्वत लेने को मांगते थे, मगर जब मैं घर रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में से ना जाने क्या बातचीत हुई, उन्होंने सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ ना बोलना पड़ेगा। पुलिस का मुकदमा बिल्कुल सच्चा है। सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप ही रहा। क्या करता। जग्गू ने ना जाने सबों ने कौन सी बूटी सुंघा दी। भैया तो ऐसे ना थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते थे, मर्द हो या औरत भी। क्या मजाल कि किसी को आंख उठाकर देखा हो। देवी दिन कोई बुराई ना थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही ना देखा। उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवीदीन ने जालपा के इस प्रश्न का मुस्कुरा कर पढ़ा और बोला, हाँ, क्या और क्या, जिसमें जाकर भांडाफोड़ कर दो और सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है। आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न का इस समय और कोई बातचीत ना हो सकती। इसी गुत्थी को सुलझाने आसान ना होगा। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लज्जा कर फिर बाहर चला गया। देवी ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने ना खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना। बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है। जग्गू ने गर्व से कहा, वह तो मेरे हाथ का बनाया ही खाते थे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भोजन ना बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं ही बना दिया करूंगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है। बहू, अब 4 दिन के लिए बिरादरी से निकाली क्या बनो। जालपा, हमारी बिरादरी में तो दूसरों का खाना मना है। जग्गू, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है। फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जालपा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके साथ उसके हाथ का खाना खाना पड़ेगा ही। नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया। देवी ने जग्गू की ओर प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कही है, इसका जवाब सोचकर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने जाकर कहा, भैया, इस खटिक के यहाँ रहते थे क्या? खटिक ही तो है, मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटिक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक इन्होंने अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया। हमसे है इतनी उम्मीद? क्या यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता तो वह भी भारी पड़ हो जाता था। अगर यह नीच है तो हम इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था और मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे, पर रहेगा तो चमार ही। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने की ना हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी। रमा को कैसे दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना से ही उसका अभिमान आहत हो रहा था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। फिर बेगुनाहों के खून किसकी गर्दन पर होगा। अभियुक्तों में ना तो जाने कौन अपराधी है कौन निरपराध है।
कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोग के, सभी सजा पाएंगे। शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या ना पड़ेगी। कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, ओह कितनी बड़ी नीचता है। यह कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्यूनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता। उसके बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी का कुछ नहीं कर सकती तो अब होगा भी क्या? इनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों ना यह अपना बयान बदल दें। उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दें। यह बात उन्हें कैसी बताई जाए? किसी तरह संभव है वह अधीर होकर नीचे उतर गई और देवी दिन के इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपए से तो शायद खत पहुंच जाए। देवी दीन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है। पहरे पर बड़े जजे हुए हैं, आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार हो आया हूँ। सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी नहीं होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है और एक और कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर दर्जी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे तो खत फेंक दे, वह जरूर उठा लेंगे। देवीदीन ने चकित होकर कहा, हाँ, हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तो तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवीदीन का साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया। बार बार देवीदीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी इतनी ही तो दूर है और वहां होते खाते में रोशनी तो होगी ना। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। इमाल रुमाल में बांधकर खत को उसके सामने फेंक दूंगी। उसकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान ना बदले, तब क्या होगा? कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें आती है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह उधर ना कर ले। इस शंका से वह सहम उठी। देवी दीन से बोली, क्यों दादा, कभी वह घर की चर्चा करते थे? देवी दीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं गई। उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की सी है जो मुट्ठी भर के आटे के लिए द्वार द्वार फिरता है। मुट्ठी भर आटे के लिए द्वार द्वार फिरता है। वह जानता है अगले द्वार पर उसे आटा ना मिलेगा, गालियां ही मिलेंगी। फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मनाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा का ही अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवीदीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी ना था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवीदीन ने फाटक के अंदर झांक कर देखा और कहा, हाँ,
शायद यह बंगला छोड़ दिया है, कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता, यह बंगला छोड़ दिया तो लौट चले। नहीं, जरा पता लगाना चाहिए, गए कहाँ हैं। बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दीन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसका है ये बाग? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया और देवी दीन ने उसे पहचान लिया। अरे, तुम तो जंगली, तुमने ये बाग लिया है? जंगली ठिकना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी को क्या हुआ? जंगली ने इधर उधर देखकर गर्भवतियों से कहा, इसमें वही मुखबिर टिका हुआ था। आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी। ना जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान को भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवी दीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर ना दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आ जाएंगे, खूब मालूम है। जंगली, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं? वही मौका देखने गए हैं, वारदात कहाँ हुई थी। देवी दीन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों ना दे, उसे ठुकरा ही क्यों ना दे, वह उसे अपयश के अंधेरे खड्डे में ना गिरने देना चाहती थी। जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना कि वह आ जाए तो हमें बता दे? हाँ, कह दिया है। भाग 37। एक महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ता की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहाँ से उसका ही जी उचट गया और घर की रट लगानी शुरू कर दी। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमा के बंगले तक हो आई। वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं, फिर भी वहां का एक चक्कर लगा आने में उसका विचित्र संतोष होता था। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटर कहाँ से जा रही हैं? गौर से देखने लगी। 6 मोटरों थी, उसमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे। एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर में जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ पड़ी। वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की में से जीने तक दौड़ी आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती थी। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटर आगे निकल जाएगी। फिर वह खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा और संकोच से रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवी दीन की आवाज भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक ही क्षण में वह आगे बढ़ गई, पर रमा अब भी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवी दीन के सामने आकर कहा, भैया आ गए हैं, वह एक मोटर से जा रहे हैं। यह कहता हुआ वह ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच में दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? देवी दीन, और क्या कहते, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी, हाथ से दिलासा देते हुए चले गए। तुमने देखा कि नहीं? जालपा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं, खिड़की पर जरा खड़ी थी। उन्होंने भी तुम्हें देखा होगा, खिड़की की ओर ताकते तो थे।
बहुत चकराए होंगे। यह कौन है? कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो है। कल ही? इतनी जल्दी? अब तो कुछ करना ही होगा। आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। देवी दीन ने इस तरह ताका मानो कह रहा है, तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान नहीं है। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वे अपना बयान बदलने पर राजी होंगे? देवी दीन को अब इसे स्वीकार करने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहू जी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो मैं भी जोखिम, अगर वह बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। या कोई दूसरा इल्जाम लगा के उन्हें पकड़ ही लेगी और फिर नया मुकदमा चलावेगी। जालपा ने ऐसी नजरों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल यह चाहती हूँ कि हो सके तो अपयश से उन्हें बचा सकूं। उनके हाथों में कितने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती हूँ। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं ये नहीं चाहती कि वह अंत तक अपने साथियों का साथ रहे और सिर पर पड़े उसे खुशी से झेले। मैं यह कभी ना पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए। लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठ है। मैं यह किसी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दे। अगर उन्होंने खुद अपना बयान ना बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वह हमेशा के लिए मुझे त्याग ही क्यों ना दे, मेरी सूरत ना देखें, यह मंजूर है। पर यह नहीं हो सकता कि इतना बड़ा कलंक माथे पर लगाए। मैंने अपने पत्र में सब कुछ लिख दिया है। देवी दीन ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू। अब मुझे विश्वास हो गया है। जब तुम्हारा कलेजा इतना मजबूत कर लिया है तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहाँ से 9 बजे चलें? हाँ, मैं तैयार हूँ। शेष हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।